नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गज़ल के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो रचनाकार हैं वो फिराक गोरखपुरी जी हैं और फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयाँ भी जो है इसमें संकलित है, जिसको मैंने इससे पहले की वीडियो में जो है एक्सप्लेन किया है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाकर इन रुबाइयों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम फिराक गोरखपुरी जी की गज़ल के बारे में पढ़ेंगे। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा जो है हमें भरपूर रूप से देखने को मिलती है और इसका अद्भुत नमूना ही ये जो है गज़ल है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिनमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। जब हम इस गज़ल को पढ़ेंगे तो इतनी आसान भाषा में है और आप उसको अपनी एक्चुअल लाइफ से कोरिलेट कर पाएंगे और तब आप इस गज़ल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब हम बिना किसी देरी के इस गज़ल की ओर बढ़ते हैं। और छात्रों में सबसे पहले यही कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आप इजीली जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन वीडियोस को देख लीजिए। और मैं काफ़ी नोटिस भी कर रही हूँ कि कुछ छात्र जो है आते हैं मेरे चैनल पर, विजिट करते हैं, वीडियो देखते हैं, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, मुझे एक बूस्ट मिलेगा और आगे मैं ऐसे ही और भी बोर्ड्स की और भी क्लासेस की वीडियोज़ जो है अपलोड करती रहूँगी। अगर आप इस पार्ट से संबंधित प्रश्नोत्तरों को चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर भी जो है, क्वेश्चन आंसर भी जो है प्रोवाइड करवाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप भी अपनी रियल लाइफ में गज़ल्स, शायरी वगैरह को आप पसंद करते हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो पहली गज़ल है कि नौरस गूंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। सबसे पहले हम इनके मतलब जान लेते हैं। गूंचे अर्थात कली, फूल की जो कली होती है, और यहाँ पे नाजुक है कोमल, गिरे अर्थात गांठ खोलना, गुलशन अर्थात आपको पता ही है बगीचा। तो इन पंक्तियों में जो फिराक जी है उन्होंने प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन किया। जब आप कविता को, इस गज़ल को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए शायर कहते हैं कि वसंत ऋतु के आगमन से नई नई रस से भरी हुई फूलों की पंखुड़ियाँ अपनी नाजुक गांठें खोल रही हैं। यानी वसंत ऋतु का यहाँ पर जो है वर्णन कर रहे हैं प्रकृति के थ्रू। और वसंत ऋतु जब आता है तो उसके आगमन से जो नई नई रस भरी हुई फूलों की पंखुड़ियाँ, जो फूलों की पंखुड़ियाँ, जो कलियाँ होती हैं, जब वो खिलती हैं, गांठें खोलना यानी जब वो खुलती हैं तो उन कलियों के अंदर बंद या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन, बू यानी खुशबू, गुलशन यानी बगीचे में पर तोले हैं। और रंग व खुशबू भी अब बाग में उड़ने के लिए अपने पंख जो है उड़ जाने यानी अपने पंख फैलाने को तैयार है। तो अत्यंत सरल है। आपको सबसे पहले तो शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए और आप उसको आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे इस प्रकृति का वर्णन है। वसंत ऋतु के आगमन से जो पंखुड़ियाँ होती है फूलों की, वो खुलती हैं और जब फूल खिलते हैं तो उनमें से खुशबू बिखरती है, रंग दिखाई देते हैं और ये जो कलियाँ हैं अंदर से जो हैं अब ये बगीचे में उड़ जाने को तैयार है। यानी बाग में नई नई कोमल कलियाँ खिल उठती हैं और उन रंग बिरंगी खुशबू से पूरा बगीचा जो है बू गुलशन में पर तोले हैं और जो पूरा बगीचा है वो खुशबू से महक उठता है। तो इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। ये गज़ल छंद है। इसमें उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। रंग व खुशबू का मानवीकरण किया गया है, यानी रंग और खुशबू का मानव के साथ तुलना की गई है। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको शब्दों के अर्थ मालूम होना चाहिए, प्लस इसमें ज़्यादा अंदर घुसने की या ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो गज़ल में लिखा गया एक्चुअल मीनिंग उसका वही है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगली पंक्ति है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। जर्रा जर्रा अर्थात कण कण, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। अब शब अर्थात रात, सन्नाटा यानी सुनसान, बिल्कुल किसी तरह का चुप्पी। तो तारे आंखें झपकावे हैं यानी अब यहाँ पे रात का वर्णन जो है कवि जी जो गज़लकार है, जो शायर, वो कर रहे हैं कि शायर ने तारों भरी रात का सुंदर वर्णन किया। ऑब्वियस है, जब हम तारों की बात कर रहे हैं, पहली पंक्ति में पहला शब्द ही तारे हैं, तो हम समझ गए हैं कि तारे झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। यानी जो रात है,
रात में जो आसमान में जो तारे हैं, जो हज़ारों तारे टिमटिमा रहे हैं, और जो पृथ्वी पर कण कण जो है सोया हुआ है, यानी पृथ्वी का प्रत्येक कण, जो भी जीव जंतु मनुष्य, जो सब कुछ है वो सोए हुए हैं। तुम भी सुनो यारो, शम्मे सन्नाटे कुछ बोले हैं। और ऐसे में दोस्तों, यारो अर्थात दोस्तों, रात की है शांति हमसे कुछ कहना चाहती है, शम्मे सन्नाटे कुछ बोले हैं। और तुम इसे ज़रा ध्यान से सुनने की कोशिश करो कि ये जो रात है, ये जो मदहोश करने वाली रात है, जो ज़र्रा ज़र्रा सोया हुआ है, जो तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे लग रहा है ये सन्नाटा जो पसरा हुआ है हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो तुम भी इसको सुनने की कोशिश करो कि वो हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसका काव्य सौंदर्य है, गज़ल छंद है, इसमें उर्दू फारसी भाषा का जो है प्रयोग किया गया है, ज़र्रा ज़र्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सन्नाटे का बोलना में मानवीकरण तथा विरोधाभास अलंकार है, तारों का मानवीकरण किया गया है। अगली गज़ल है, हम हो या किस्मत हो। बहुत आसान है कि हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो ले वे, हम किस्मत को रो लेते। यानी इससे समझ आ गया कि चाहे हम हो चाहे हमारी किस्मत हो, दोनों को ही काम है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम किस्मत को दोष देने लगते हैं, और किस्मत मेरे बारे में सोचती है तो वो कहती है इसने शायद वो एफर्ट्स नहीं लगाए, अगर ये थोड़े से और मेहनत करता तो इसकी किस्मत शायद चमक जाती है। आप देख लेते हैं इसकी व्याख्या किस तरीके से है कि इस पंक्ति में शायर ने कर्म करे बिना फल की इच्छा रखने वाले लोगों पर व्यंग्य किया, यानी जो किस्मत के सहारे अपना जो रिजल्ट होता है छोड़ देते हैं, कि किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं था, हार्डवर्क नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगा ले, लेकिन जितना वो डेडिकेशन उस काम को कर दे सकते हैं वो नहीं देते, और किस्मत को दोष मढ़ते हैं। कि व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मुझे और मेरी किस्मत दोनों को एक ही काम मिला हुआ है, कभी किस्मत मुझे कोसती है और कभी मैं किस्मत को कोसता हूँ। दरअसल शायर अपनी किस्मत को कोसते हैं और कहते हैं कि उन्हें जो चाहिए था वो उनकी किस्मत में उन्हें कभी नहीं दिया। ऑब्वियस ही बात है। और किस्मत जो है वो शायर को दोष दे रही है, वो शायर को कह रही है कि इसने पूरी मेहनत से काम नहीं किया। तो इसलिए शायर और उनकी किस्मत कभी एक दूसरे को कोस और कभी रोकर एक दूसरे से अपना दर्द बयां करती है। यानी जो हम लोग हैं, हम किस्मत को फॉर एग्जांपल हम एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बच्चा है, उसको जिस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए थी उसने उस हिसाब से नहीं की, इस वजह से उसका रिजल्ट ख़राब आया, नंबर कम आए, तो वो किस्मत को दोष दे रहा है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैंने तो बहुत एफर्ट्स लगाए थे। और किस्मत उसको दोष दे रही है कि इसको जिस हिसाब से एफर्ट्स लगाने चाहिए थे, जिस हिसाब से काम करना चाहिए था, उसने इस हिसाब से काम नहीं किया। तो एक दूसरे को वो जो है दोष मढ़ रहे हैं और एक दूसरे पर रो रहे हैं, एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं। इसका काव्य सौंदर्य है, गज़ल छंद है, इसमें उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। किस्मत का रोना जो है मानवीकरण किया गया। ऑब्वियस है किस्मत नहीं रोती, लेकिन मानव के साथ तुलना की गई है, ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार एक इंसान अपनी किस्मत पर रोता है उसी प्रकार किस्मत जो इंसान के ऊपर रो रही है कि इसने उस तरीके से एफर्ट्स नहीं लगाए। हम हो या हमारी किस्मत हो में अनुप्रास अलंकार है। अगली गज़ल देखते हैं। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतने सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं ये अपना पर्दा खोले हैं। इनसे भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक तरीके से बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में पढ़ते हो और आपकी किसी से बनती नहीं है और वो बंदा आपकी चुगलियाँ कर रहा है, तो इससे चुगली करने से क्या हो रहा है, वो आपका नाम नहीं ख़राब कर रहा है, वो अपना नाम ख़राब कर रहा है कि देखो किस तरीके का बंदा है, इसके पास कोई काम नहीं है जो दूसरों की चुगलियाँ करने बैठ जाता है। एक तरीके से इसको इस वे में भी ले सकते हैं। आगे हम शायर के उसमें देखेंगे कि इस पंक्ति में शायर अपनी कमियों को देखे बगैर सदा दूसरों की बुराई करने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि जो लोग मेरी बुराई, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, काश वो इतना समझ पाते कि वो मेरा नहीं बल्कि अपना ही बुरा कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा है और दूसरा बच्चा थोड़ा सा एवरेज है, और इस वजह से वो जो एवरेज बच्चा है वो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे से जो है जेलस है, और इस चक्कर में वो दूसरे बच्चों के पास जाके उसकी चुगलियाँ कर रहा है कि देखो ये तो मतलब टीचर का चमचा है, या इस वजह से इसको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, टीचर्स का काम करता है, बहुत सीधा है, बहुत शाय है, बोलता नहीं है, ठीक है, इस वजह से इसको टीचर्स जो है पसंद करते हैं। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, चाहे वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है लेकिन वो क्या कर रहा है, अपनी इमेज ख़राब कर रहा है। बाकी बच्चे यही सोच रहे हैं कि यार ये खुद अच्छे नंबर ला नहीं पाता और उससे चिढ़ रहा है, इस चक्कर में जो है ये ऐसे उसका नाम ख़राब कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, उस एवरेज बच्चे की जो है इमेज खुद ख़राब हो रही है। यानी जो यहाँ पे जो शायर है वो कहना चाह रहे हैं कि लोग दुनिया वालों के सामने मेरी बुराई
कर मुझे बदनाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना असली रूप दुनिया को दिखाकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये एक कवि शायर के फॉर्म में हो गया, उनकी भाषा में हो गया, और मैंने अपने आसान तरीके से उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया। और ये तो सनातन सत्य है कि जो व्यक्ति आज आपके सामने दूसरों की बुराई कर रहा है, वो व्यक्ति कल दूसरों से आपकी भी बुराई कर सकता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये फैक्ट है। जो आज आपके सामने उसकी बुराई कर रहा है, कल उसके सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जिसको चुगलियों की आदत है वो चुगली ही करेगा। यह गज़ल छंद है और इसमें उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग किया गया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे उर्दू फारसी भाषा का प्रचुर मात्रा में जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगली गज़ल की ओर बढ़ते हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। यानी इस पंक्ति में जो कवि है, जो शायर है, अपनी प्रिया यानी प्रेमिका के वियोग से दुखी है। कैसे दुखी है? वो कहता है कि मैं इस वक्त तुमसे बहुत दूर हूँ, जिसकी कीमत मैं अपने पूरे विवेक और होश हवास के साथ चुका रहा हूँ। यानी वो उससे बिछुड़ चुका है, उसके साथ वियोग हो गया है। बदरुस्ती ए होशो हवास यानी पूरे होशो हवास के साथ मैं उसकी कीमत चुका रहा हूँ। यानी जो शायर है अपनी प्रिया के वियोग में बहुत ज़्यादा दुखी है और आंसू बहाकर अपनी प्रेम की जो कीमत है अदा कर रहा है। ऑब्वियसली जब वो वियोग है तो वियोग की कंडीशन में जो है वो आंसू बहा रहा है, उसको दुख है, तो वो इस तरीके से उसकी भरपाई कर रहा है। शायर आगे कहता है तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। और शायर वो कहते हैं कि तुझसे अथाह प्रेम करने वाले लोग पागल भी हो जाते हैं। दीवाना यानी पागल भी हो जाते हैं। यानी प्रेम में लोग अक्सर जो है अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और दीवाने हो जाते हैं। इसलिए अथाह प्रेम करने वालों को लोग पागल दीवाना कहते हैं। ये तो हम बहुत सी फिल्मों में भी देखते आ रहे हैं और हम सुनते भी आ रहे हैं कि जो प्रेम करने वाले वो लोग होते हैं वो पागल दीवाने होते हैं। तो यहाँ पे भी बात की जा रही है कि जो शायर है वो रो कर अपने वियोग को जो है एक्सप्रेस कर रहा है और उसका एक तरीके से भरपाई कर रहा है। और जो प्यार करने वाले होते हैं वो दीवाने होते हैं। तो दीवानों का काम क्या है? प्रेम के वियोग में रोना। तो इसका सौंदर्य देख लेते हैं। गज़ल छंद है, उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग है। कीमत अदा करना एक मुहावरा है और इस छंद में वियोग श्रृंगार रस की जो है प्रधानता देखने को मिलती है। अगला गज़ल है। तेरे गम के पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। ये भी आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा आप गज़ल वगैरह में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इन गज़लों को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि इन पंक्तियों में शायर अपनी प्रेमिका से दूर है और इसलिए वो कहते हैं कि तुझसे बिछुड़ने का अथाह दुख भी है, फिर भी मैं इस दुख का सम्मान करता हूँ। कि तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है, कि तुझसे बिछुड़ने का तो गम है मेरे पास, लेकिन कुछ अदब भी है और कुछ दुनिया का ख्याल भी है। मुझे इस दुनिया के बारे में भी सोचना है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो लेते हैं। और क्या कर रहा है यहाँ पे जो शायर है, वो अपने दर्द को सबसे छुपा कर अकेले में रोता है। और जो इसका मतलब यह है कि शायर अपने दुख को दुनिया वालों को दिखाकर अपनी मोहब्बत का मजाक नहीं बनाना चाहता है। वो दिखावा नहीं करना चाहता कि मैं बहुत प्यार करता हूँ और मेरा वियोग हो गया तो मैं रो रहा हूँ। शायर नहीं चाहता कि दुनिया वाले उसकी प्रिया के बारे में कोई गलत बात करे। इसका काव्य सौंदर्य सेम है। ये गज़ल छंद है, इसमें उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इस छंद में वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये गज़ल जो है समझ आ रही होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कोई भी एक गज़ल ऐसी आपको लगे जो नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आपसे यही कह रही हूँ, अगर आपको गज़ल या शायरी का शौक़ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी गज़ल और शायरी को ज़रूर पोस्ट कीजिए। अगली गज़ल है। फितरत का कायम है तवाजुन आलम हुस्न इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। यानी फितरत का मतलब है आदत, जिसकी आदत हो जाना। तवाजुन का मतलब है यहाँ पर संतुलन होना। हुस्न यानी खूबसूरती और इश्क मतलब प्रेम। तो दुनिया में प्रेम और सौंदर्य का आपस में एक संतुलन होता है, ठीक है। जो खूबसूरती है, हुस्न यानी खूबसूरती, और इश्क, इन दोनों में दुनिया में इनका एक संतुलन होता है। और जो जितना अपने आप को प्रेम के लिए समर्पित करता है उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले, और उसे बदले में उतना ही प्रेम मिलता है। प्रेम का मतलब सिर्फ यहाँ आप प्रेमी प्रेमिका का प्रेम भी नहीं कह सकते। इनके अलावा हमारे जो ब्लड रिलेशंस हैं या हम अपने फ्रेंड्स के साथ कितने
लॉयल है, तो यहाँ पे वही बात की जा रही है। और प्रेमी प्रेमिका की तो बात यहाँ पे हो ही रही है। हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि हम जितना डेडिकेटली अपने रिलेशन को, किसी भी तरह का रिलेशन हो, ब्लड रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, फ्रेंडशिप का रिलेशन हो, हम जितनी डेडिकेशन से निभाएंगे तो हमें उतनी डेडिकेशन के साथ वो हमें रिवर्स में हमारे पास आएगा। तो यानी जो जितना दूसरों से प्रेम करता है उतना प्रेम ही उसके पास वापस मिलता है। और आगे शायर वो कहते भी हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी हमेशा एक संतुलन कायम रहता है। इसमें हम उतना ही प्रेम पाते हैं जितना हम स्वयं को प्रेम के लिए समर्पित करते हैं। इसका मतलब यही है कि हम अपने किसी भी रिलेशन, प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध है, हम जितना डेडिकेशन के साथ उसको निभाएंगे, हमें रिवर्स बैक में भी उतना ही डेडिकेशन के साथ वो प्रेम और सौंदर्य मिलेगा। ठीक है। गज़ल छंद है, उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग है, खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है। अगली गज़ल की ओर बढ़ते हैं। आबोताब अशआर। आबोताब अशआर का मतलब होता है चमक दमक के साथ। ना पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। यानी यहाँ बात की जा रही है कि शायर पाठकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पाठकों, तुम सिर्फ मेरी शायरी की ऊपरी चमक दमक को मत देखो। आबोताब अशआर, कि तुम सिर्फ चमक दमक के साथ मेरी ऊपरी शायरी को मत देखो, पूछो तुम भी आंखें रखो हो, तुम खुद भी बहुत समझदार हो। तुम भी आंखें रखो यानी तुम खुद भी इतने समझदार हो, इसलिए तुम सिर्फ मेरी शायरी के शब्दों को मत देखो। ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। और उसके जो अर्थ को ध्यान से समझने की कोशिश करो। कभी यहाँ जो शायर है वो कहना चाहता है कि ये जगमग बैंतों की दमक है, कि जगमगाते जो बैंत है, जो शेर है उनकी जो दमक है, और यहाँ जो है मोती, यानी ये जो मैंने जगमग शायरी, जो गज़ल यहाँ लिखी है, जो आप लोगों को इतनी पसंद आ रही है, आपको उम्दा लग रही है, इसके पीछे मेरे आंसू जो है छिपे हुए हैं। मेरा जो हृदय रोया है और उसका दुख मोती जो बनकर मेरी आंखों से बहा है, तब जाकर कहीं इतना सुंदर शायरी की रचना हो पाई है। अगर यहाँ पर शायर ने इतने दुख नहीं झेले होते, अपनी प्रेमिका से वियोग नहीं हुआ होता, और उस वियोग में उसने इन शायरी को और अपने हृदय के दर्द को नहीं समझा होता, तो शायद इतनी सुंदर गज़ल वो नहीं लिख पाता। तो वो हम पाठकों को ही संबोधित करते हुए शायर कह रहा है कि सिर्फ तुम मेरी कविता, मेरी गज़ल के ऊपरी चमक दमक को मत देखो, तुम ये भी देखो कि मैंने कितना दुख सहा है, तब जाकर मेरी आंखों से जो मोती के रूप में आंसू निकले हैं, तब जाकर एक उम्दा गज़ल का निर्माण हो पाया है। काव्य सौंदर्य गज़ल छंद है, उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग है, आंसू रूपी मोती में रूपक अलंकार है। आंखें रखना एक मुहावरा है। आंखें रखो यानी अपनी खुद का विवेक, अपनी खुद की समझ रखो, जो दिख रहा है सिर्फ वो ऊपरी चकाचौंध पे मत जाओ। आबोताब में अनुप्रास अलंकार है और इस छंद में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगली गज़ल की ओर बढ़ते हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। यानी यहाँ पे अंजुमन मय शराब की महफिल की बात की जा रही है। रिंद यानी शराबी, गर्दू यानी आकाश, बाबे गुनाह यानी पाप का अध्याय, और जग अर्थात संसार। तो इस पंक्ति में जो शायर है अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि जब रात बहुत अधिक गहरा जाती है और आसमान में बैठे फरिश्ते इस दुनिया के गुनाहों का हिसाब किताब कर रहे होते हैं, बात की जा रही है ना, बाबे गुनह जग खोले हैं। बाबे यानी जो जग का अध्याय, जो जग के गुनाह। रात गए उर्दू पे फरिश्ते, यानी रात के समय जो फरिश्ते हैं जो इस दुनिया के गुनाहों को जग खोले हैं, इस दुनिया के गुनाहों का हिसाब किताब कर रहे होते हैं, तो मैं महक खाने यानी शराब खाने में बैठकर तुम्हें याद कर तुम्हारे दुख को भुलाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे में तू याद आए है, और ऐसे में तू मुझे याद आती है अंजुमने मय में रिंदों को, और मैं एक शराबी की तरह शराब खाने में बैठकर तुझे याद कर रहा होता हूँ। और बहुत आसान गज़ल है, सबका भावार्थ, सबका मीनिंग आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको उर्दू फारसी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको शब्दों के अर्थ भी बताती चल रही हूँ, और होपफुली वीडियो आपको आसानी से, चैप्टर जो है गज़ल आसानी से समझ आ रहा होगा। इसका काव्य सौंदर्य है, गज़ल छंद है, इसमें उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। अंजुमने मय फरिश्ते रिंदो बाबे गुनह उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग कर कविता को प्रभावशाली बनाया गया, और इसमें भी वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है, क्योंकि वो अपनी प्रेयसी को जो है याद कर रहा है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार की जो प्रधानता है वो देखने को मिलती है।
अगली है, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। यानी यहाँ जो बात की जा रही है एजाजे सुखन यानी बेहतरीन प्रतिष्ठित शायरी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, कि फिराक अपनी गज़ल के इन शेरों से अपनी प्रिय को याद करते हुए उनके वियोग से उत्पन्न मर्म को बयां करते हैं। कि सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, कि फिराक कहते हैं लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर अक्सर मुझे कहते हैं फिराक हम तुम्हारी शायरी पर न्योछावर हैं, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। न जाने तुमने ऐसी बेहतरीन शायरी कहाँ से सीख ली, तुम्हारी गज़लों के शेरों में तो मीर की गज़लों के बोल सुनाई पड़ते हैं। तुम्हारी शायरी मीर की शायरी की तरह सुंदर है। मीर जो है बहुत जो विख्यात शायरकार हैं, बहुत विख्यात जो है प्रतिष्ठित शायरी लिखने वाले हैं, बेहतरीन शायर, बेस्ट पोएट उनको कह सकते हैं। तो लोग उनकी गज़लों को सुनकर उनकी ही उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम्हारी गज़लें जो इतनी मुग्ध करने वाली है और तुमने कहाँ से सीखी, तुम कैसे लिख लेते हो, और तुम्हारी इन गज़लों को सुनकर तो हमें मीर की गज़लें याद आ जाती हैं। इसका काव्य सौंदर्य है, गज़ल छंद है, उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग है, और उड़ा लेना यानी चुरा लेना एक मुहावरा है। तो इस तरीके से गज़लें यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये गज़लें जो है समझ आई होंगी, और अगर आप इसके प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।